हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 14 का तीसरा भाग, जिसमें हम कोशिका विभाजन और उनके युग्मकों का निर्माण पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने समसूत्री विभाजन के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम अर्धसूत्री विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। नए संतति में किस प्रकार क्रोमोसोम या जिसे हिंदी में कहते हैं गुणसूत्र, उनका विभाजन होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। मनुष्य की किशोरावस्था के समय से नर और मादा के जनन अंगों में युग्मकों का निर्माण होता है। नर में शुक्राणुओं का, मादा में अंडाणुओं का। तो युग्मकों का निर्माण सभी जीवों में नज़र आता है जहां नर और मादा की भूमिका होती है। युग्मकों का निर्माण कोशिका विभाजन से होता है। कोशिका विभाजन दो प्रकार के होते हैं, समसूत्री और अर्धसूत्री। मगर कई बार समसूत्री विभाजन ना होकर ये अन्य प्रकार का विभाजन करते हैं, जो कि अर्धसूत्री विभाजन कहलाता है। अर्धसूत्री विभाजन का मतलब मियोसिस होता है, जिसका ग्रीक भाषा में अर्थ होता है कम होना। मतलब जब किसी भी गुणसूत्र का विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है, तो उसमें गुणसूत्र की जो संख्या होती है वो बराबर होती है। समसूत्री विभाजन में गुणसूत्र की संख्या बराबर होती है। पर अर्धसूत्री विभाजन में मनुष्य की कोशिका में जहाँ 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब कि 46 गुणसूत्र, 46 गुणसूत्र होते हैं। जनन कोशिकाओं में उसके आधे गुणसूत्र ही रह जाते हैं, मतलब सिर्फ 23 गुणसूत्र रह जाते हैं। 23 जोड़ी की जगह सिर्फ 23 गुणसूत्र रह जाते हैं, जिसे कि अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। अर्थात प्रत्येक जोड़ी का केवल एक ही गुणसूत्र जनन कोशिका में होता है। इसे ही हम अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। जनन कोशिकाओं में बनने वाले आनुवांशिक पदार्थों में समसूत्री विभाजन की तुलना में कई गुना अधिक फेरबदल होता है। गुणसूत्र में आनुवांशिक पदार्थ की भी अदला बदली होती है। तो चलिए समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। समसूत्री विभाजन को कायिक कोशिका विभाजन, सोमैटिक सेल डिवीज़न भी कहते हैं, क्योंकि यह विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है, सोमैटिक सेल्स में होता है, जो दो एक समान कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। समसूत्री विभाजन में हालांकि कोशिका का विभाजन होता है, लेकिन गुणसूत्रों की संख्या बराबर होती है। जंतु कोशिका में समसूत्री विभाजन को सबसे पहले वॉल्थर फ्लेमिंग ने 1879 में देखा था, और उन्होंने ही इसे समसूत्री का नाम दिया था। समसूत्री विभाजन एक सतत प्रक्रिया है, जिसे कि निम्नलिखित 5 चरणों में बांटा जाता है। अर्थात समसूत्री विभाजन इन 5 चरणों से ही होकर गुजरता है। पहला है प्रोफेज, समसूत्री विभाजन का प्रथम चरण। मेटाफेज, समसूत्री विभाजन का द्वितीय चरण। एनाफेज, समसूत्री विभाजन का तृतीय चरण। टेलोफेज, समसूत्री विभाजन का चतुर्थ चरण। एंड साइटोकाइनेसिस, ये समसूत्री विभाजन का चौथा चरण होता है। तो अब हम इसे विस्तार से पढ़ेंगे। पहला चरण जो होता है वो प्रोफेज होता है। सभी जंतुओं में जंतु कोशिका और पादप, जैसे कि कवक और शैवाल हो गए, इनकी कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन पाया जाता है। तारक केंद्रक मतलब सेंट्रियोल खुद की प्रतिलिपि तैयार करता है और 2 नए सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम में बढ़ जाता है, जो कि कोशिका के विपरीत किनारों की ओर चले जाते हैं। उसके बाद स्पिंडल फाइबर या फाइबरों की श्रृंखला प्रत्येक तारक केंद्रक के आसपास के क्षेत्र से निकलती है और न्यूक्लियस की ओर बढ़ने लग जाती है। मतलब सेंट्रियोल जो है वो पहले अपना एक डुप्लीकेट बनाता है या कॉपी बनाता है, और फिर ये तारक केंद्रों सेंट्रियोल्स में बढ़ जाता है, जो कोशिका के ध्रुवों की तरफ चली जाती है और किनारे किनारे में रहते हैं। अब उसके बाद
उसकी जो स्पिंडल फाइबर की जो श्रृंखला होती है वो प्रत्येक सेंट्रियोल के आसपास के क्षेत्र से निकलती है और न्यूक्लियस की ओर बढ़ती है। कवक और शैवाल को छोड़ दें तो स्पिंडल फाइबर बिना तारक केंद्र के उपस्थिति के ही विकसित हो जाता है। जिन गुणसूत्रों की प्रतिलिपि बन चुकी होती है वे छोटे और मोटे हो जाते हैं और क्रोमेटिड प्रत्येक गुणसूत्र के प्रतिलिपि का आधा होता है जो सेंट्रोमियर से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। बाद में प्रोफेस चरण में नाभिक और नाभिक की झिल्ली विखंडित होती है, मतलब न्यूक्लियस और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी अलग हो जाती है प्रोफेस की एंडिंग तक। अब दूसरा चरण है मेटाफेज। मेटाफेज में गुणसूत्र के जोड़े खुद को इस प्रकार से लाइन अप कर लेते हैं या इस प्रकार से एक रेखा बना लेते हैं जिससे कि उनमें कोशिका का केंद्र और सेंट्रोमियर प्रत्येक ध्रुव से एक स्पिंडल फाइबर से जुड़ जाता है। ये जो गुणसूत्र हैं ये अपने आप को इस तरीके से संरेखित करते हैं कि इनके कोशिका का केंद्रक और प्रत्येक सेंट्रोमियर, ये कोशिका का जो बीच का केंद्रक है, ये सेंट्रोमियर प्रत्येक ध्रुव के एक स्पिंडल फाइबर से जुड़ जाता है। देखिए ये ध्रुव है, इनके स्पिंडल फाइबर से कोशिका के केंद्रक जुड़ रहे हैं। अब सेंट्रोमियर विभाजित होता है और अलग किए गए क्रोमेटिक स्वतंत्र संतति गुणसूत्र बन जाते हैं। अब तीसरा जो चरण है वो है एनाफेज। अब स्पिंडल फाइबर छोटे होने लगते हैं। ये सहयोगी क्रोमेटिड्स पर बल डालते हैं जो उन्हें एक दूसरे से अलग खींचते हैं। स्पिंडल फाइबर लगातार छोटा होता जाता है और क्रोमेटिड्स को विपरीत ध्रुवों पर खींचता जाता है। जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, मेटाफेज में सारे गुणसूत्र एक रेखा में संरेखित हो गए। उसके बाद उनका जो केंद्रक है वो एक ध्रुव से जुड़ गया। अब एनाफेज में वो दोनों जो एक साथ थे ये गुणसूत्र वो दो भागों में विभाजित हो गए और स्पिंडल फाइबर छोटा होते जा रहा है और वो क्रोमेटिड को अपनी ओर खींच रहा है। अब प्रत्येक संतति कोशिका में गुणसूत्रों के एक समान का सेट पाया जाना सुनिश्चित हो गया। अगला चरण है साइटोकाइनेसिस। नाभिक विभाजन के बाद न्यूक्लियस का जो डिवीज़न हुआ उसके बाद न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी विभाजित होना शुरू हो जाता है। कोशिका द्रव्य मेन जो कोशिका होती है, मदर सेल जो होती है, वो जो दो छोटे एक समान कोशिका में बढ़ जाती है। प्रत्येक संतति कोशिका भोजन ग्रहण करती है, विकसित होती है और विभाजित हो जाती है और यह जो प्रोसेस है ये बार बार चलता रहता है। संतति कोशिकाओं के संचरण के कारण यह जो मेटाबॉलिज्म है ये कंटिन्यू रहता है। यह घाव भरने, क्षतिग्रस्त हिस्सों को फिर से बनाने, जैसे कि छिपकली की पूंछ जो होती है वो रीजनरेट होती है, उनके लिए कोशिका के प्रतिस्थापन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन अगर यह प्रक्रिया अनियंत्रित हो गई, जो कि संतति कोशिका का जो मेटाबॉलिज्म है वो कंटिन्यूएशन में अगर नहीं रहा, तो कैंसर या ट्यूमर बन जाता है। समसूत्री विभाजन में यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि दो संतति कोशिका में समान संख्या में गुणसूत्र हो, इसलिए इनमें जनक कोशिका के समान ही गुण ही पाए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे अर्धसूत्री विभाजन। जैसे कि मैंने पहले बताया, अर्धसूत्री विभाजन में आधी कोशिका ही रह जाती है। समसूत्री विभाजन में हर संतति कोशिका के पास समान मात्रा में गुणसूत्र होता है, पर अर्धसूत्री विभाजन में जो 46 जोड़े होते हैं उनमें से सिर्फ 23 क्रोमोसोम ही संतति कोशिका में रह जाते हैं। तो ये एक विशेष प्रकार का कोशिका विभाजन है जो जीवों की जनन कोशिकाओं में होता है और इस प्रकार गैमेट्स बनते हैं। इसमें क्रमिक रूप से दो कोशिका विभाजन होते हैं जो समसूत्री के समान ही होते हैं, लेकिन इसमें गुणसूत्र की प्रतिलिपि सिर्फ एक बार ही बनती है। इसलिए आमतौर पर युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या समसूत्री विभाजन की कोशिकाओं की तुलना में आधी ही होती है। अब ये भी दो चरणों में विभाजित होते हैं, जिनको हम नाम देते हैं अर्धसूत्री विभाजन 1 और अर्धसूत्री विभाजन 2। अर्धसूत्री विभाजन 1 को
4 चरणों में और बांटा जाता है, जिसे कहते हैं प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टेलोफेज 1। अर्धसूत्री विभाजन 2 को भी 4 उप चरणों में बांटा जाता है, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टेलोफेज 2। अर्धसूत्री विभाजन 1 ये 4 चरणों में होता है। पहला चरण हम पढ़ेंगे प्रोफेज 1। अर्धसूत्री विभाजन की ज़्यादातर महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं प्रोफेज 1 के दौरान ही हो जाती हैं। गुणसूत्र बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं, तारक केंद्रक बनने लगता है जो कि ध्रुवों की ओर बढ़ने लगते हैं, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो है वो ख़त्म होने लगती है, होमोलोगस गुणसूत्र एक साथ बनकर टेट्रेड बनाते हैं। प्रत्येक टेट्रेड में 4 क्रोमेटिड्स होते हैं। क्रॉसिंग और प्रक्रिया द्वारा सजातीय गुणसूत्रों में आनुवंशिक सामग्री का विनिमय होता है जो कि 4 नए और यूनिक क्रोमेटिन बनाकर आनुवंशिक विविधता में वृद्धि करते हैं। दूसरा चरण है मेटाफेज 1। अब जो सेंट्रियोल्स है उनमें से माइक्रोट्यूब्यूल्स विकसित होते हैं जो कि सेंट्रोमियर से जुड़ जाते हैं, जहां टेट्राड कोशिकाओं की मध्य रेखा पर वो उनसे मिलते हैं। एनाफेज 1 जो कि तीसरे चरण है अर्धसूत्री विभाजन 1 का, इसमें सेंट्रोमियर विखंडित हो जाता है, साइटोकाइनेसिस शुरू होता है और सजातीय गुणसूत्र अलग हो जाते हैं, लेकिन सहयोगी क्रोमेटिड्स जो होते हैं वो अभी भी जुड़े हुए रहते हैं। आखिरी चरण जो होता है टेलोफेज 1 अर्धसूत्री विभाजन 1 का आखिरी चरण गुणसूत्र की प्रजातियों पे निर्भर करता है, अब जो कि पतले हो गए होते हैं। फिर 2 हैप्लॉइड संतति कोशिकाओं के निर्माण द्वारा साइटोकाइनेसिस पूरा होता है। अब अर्धसूत्री विभाजन 2 इसमें भी 4 फेज होते हैं, प्रोफेज 1, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2। प्रोफेज 1 में नाभिक की झिल्ली भी विलुप्त हो जाती है, तारक केंद्रक बनते हैं और ये भी फिर से ध्रुवों की ओर चलने लगते हैं। मेटाफेज 2 में सूक्ष्म नलिका सेंट्रोमियर से जुड़ जाती है, तारक कोशिका केंद्रक की ओर बढ़ती है और सहयोगी क्रोमेटिड्स कोशिका की मध्य रेखा के साथ जुड़ जाती है। एनाफेज 2 में साइटोकाइनेसिस मतलब आखिरी चरण शुरू होता है, सेंट्रियोल विखंडित हो जाते हैं और जो सहयोगी क्रोमेटिड्स हैं वो अलग हो जाते हैं। टेलोफेज मतलब आखिरी जो प्रोसेस है उनमें वो भी प्रजातियों के गुणसूत्र पर निर्भर होते हैं और ये 4 नई संतति कोशिकाओं के द्वारा इनका साइटोकाइनेसिस पूरा हो जाता है। अर्थात हर एक कोशिका में कोई ना कोई एक गुणसूत्र, जो 23 जोड़े गुणसूत्र जो अलग अलग हो जा रहते हैं, इनकी एक लक्षण उन कोशिकाओं में बराबर मात्रा में होती है। अब हम पढ़ेंगे प्रजनन स्वास्थ्य। प्रेगनेंसी के टाइम आपको किस टाइप्स के प्रिकॉशन लेने चाहिए और क्यों, और ये किस तरह मादा को सुरक्षित रखने का तरीका होता है, इसे कहते हैं प्रजनन स्वास्थ्य। शरीर के तमाम अंगों जैसे ही प्रजनन अंगों का भी स्वस्थ होना जरूरी होता है। सफाई के साथ साथ उनकी क्रियाओं के संबंध में भी सतर्क होना आवश्यक है। लैंगिक परिपक्वता एक क्रमिक प्रक्रम है तथा उस समय होता है जब शरीर में वृद्धि होती है, जब बॉडी में सेकेंडरी ग्रोथ होता है, द्वितीयक लक्षण दिखाई देते हैं, शारीरिक लक्षण सेकेंडरी ग्रोथ जिसे कहते हैं, ये जब होता है तभी लैंगिक परिपक्वता एडोलेंस आती है। अतः किसी भी सीमा तक लैंगिक परिपक्वता का अर्थ यह नहीं है कि शरीर अथवा मस्तिष्क यौन क्रिया और गर्भाधारण योग्य हो गए। जैसे कि हम ये हिसाब लगाते हैं कि लड़की को अगर माहवारी आनी शुरू हो रही है अर्थात वह गर्भ धारण करने के योग्य हो गई है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि अगर उसकी माहवारी
13 या 14 साल में ही हो तो वह 13 या 14 साल में गर्भवती बनने के योग्य नहीं होती। उसका जो बॉडी है वो इस बदलाव को अडॉप्ट करता रहता है। तो इस वजह इस बदलाव को वो अडॉप्ट करता रहता है। तो इस वजह से अचानक से उसे उस कार्य के प्रति या उस कार्य के लिए तैयार करना सही नहीं है। इस वजह से हमारे देश में विवाह के लिए लड़की की उम्र 18 वर्ष और लड़के की उम्र 21 वर्ष निर्धारित की गई है। चाहे उनमें लैंगिक परिपक्वता 18 और 21 के पहले ही आ गई हो, पर विवाह के लिए ये आयु ज़रूरी है जिसके द्वारा वह शरीर और मस्तिष्क से प्रिपेयर हो जाते हैं। तो परिवार नियोजन के जो उद्देश्य हैं, परिवार नियोजन क्यों ज़रूरी है? मेनली परिवार नियोजन 2 बच्चों के बीच अंतर रखने के लिए, प्रजनन की दर को नियंत्रित रखने के लिए, और अगला जो बच्चा आने वाला है उसको उसके माँ से मिलने वाली सभी पोषक तत्व जो होते हैं वो सही मात्रा में मिल सके। इस वजह से एक बच्चे और दूसरे बच्चे के बीच 5 साल का अंतर रखा जाता है, जिसके लिए परिवार नियोजन की आवश्यकता पड़ती है। यौन क्रियाओं के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव के विषय में हमें सोचना चाहिए। पिछली कक्षा में हम पढ़ चुके हैं कि रोगों का संचरण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अनेक प्रकार से होता है। वैसे ही यौन क्रिया में शारीरिक संबंध स्थापित होते हैं, अतः इसे रोगों का लैंगिक संचरण भी कहते हैं। इसमें जीवाणु जनित रोग जैसे कि गोनेरिया, सिफिलिस, वायरस संक्रमण जैसे कि एड्स, जिसका फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, शामिल है। सुरक्षित यौन क्रिया से इसे रोकना संभव है। यौन क्रिया द्वारा गर्भधारण करने की संभावना सदा ही बनी रहती है। गर्भधारण की अवस्था में स्त्री के शरीर एवं भावनाओं की मांग बढ़ जाती है। वह इसके लिए तैयार नहीं है तो इसका उसके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव भी पड़ता है। अगर कोई स्त्री गर्भधारण के लिए तैयार नहीं है या उसकी बॉडी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती तो वो उसके स्वास्थ्य पर उसका रिवर्स इफ़ेक्ट भी पड़ता है। अतः सुरक्षित यौन क्रिया के कई तरीके खोजे गए हैं जिससे गर्भरोधन संभव है। यौन क्रिया तो होगी लेकिन गर्भाधारण नहीं होगा। तो एक गर्भरोधी तरीका यांत्रिक अवरोध का है जिससे शुक्राणु अंड कोशिका तक नहीं पहुंचता। शिशन को ढकने वाले कॉन्डम अथवा योनि में रखने वाली अनेक युक्तियां जैसे कॉपर टी आदि का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि नर के जो शुक्राणु हैं ये मादा के अंड कोशिका तक नहीं पहुंच पाते, जिससे गर्भधारण नहीं हो पाता। दूसरा तरीका यह है कि शरीर में हार्मोनल संतुलन के परिवर्तन का, जिससे अंडाणु का विमोचन नहीं होता और अंडा निषेचित नहीं हो पाता। ये दवाएं जो होती है सामान्यतः गोली के रूप में ली जाती हैं और दोनों ही अवस्था में निषेचन नहीं होगा। ऑपरेशन के द्वारा भी अवरोध उत्पन्न किए जाते हैं या किए जा सकते हैं। यद्यपि ऑपरेशन भविष्य के लिए पूर्णतः सुरक्षित है, परंतु असावधानी रूप से किए गए ऑपरेशन से संक्रमण अथवा दूसरी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। ऑपरेशन द्वारा अनचाहे गर्भ को हटाया भी जा सकता है। इस तकनीक का दुरुपयोग उन लोगों द्वारा किया जाता है जो किसी विशेष लिंग का बच्चा नहीं चाहते। ऐसा गैर कानूनी कार्य अधिकतर मादा गर्भ के चयनात्मक गर्भपात हेतु ही किया जाता है। जब किसी को कोई विशेष लिंग का बच्चा या नर या मादा या लड़का या लड़की नहीं चाहिए होता तो इसे ऑपरेशन द्वारा हटाया जाता है, जो कि एक कानूनन अपराध है। ये करना बहुत ही इनलीगल है, ये एक क्राइम है। एक स्वस्थ समाज के लिए मादा नरलिंग अनुपात बनाए रखना आवश्यक है। हमारे देश में भ्रूण लिंग निर्धारण एक कानूनी अपराध है, फिर भी हमारे समाज की कुछ इकाइयों में मादा भ्रूण की निर्मम हत्या कर दी जाती है, जिसके कारण हमारे देश में शिशु लिंग अनुपात तीव्रता से घट रहा है, जो कि चिंता का विषय है। अब
सवाल ये है कि लिंग अनुपात क्या होता है। लिंग अनुपात ये होता है नर और मादा का इक्वल रूप से पाया जाना। जैसे कि अगर हम एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि एक छोटा सा समाज है, उसमें अगर 4 नर हैं तो उसके अकॉर्डिंग 4 मादाएं भी होनी चाहिए। अगर 4 लड़का है तो 4 लड़की भी होनी चाहिए। उन लड़के और लड़की का जो अनुपात है, जो रेशियो है, वो बराबर होना चाहिए। इसे कहा जाता है लिंग अनुपात। तो प्रजनन स्वास्थ्य के लिए उचित एवं जिम्मेदारी पूर्ण यौन व्यवहार के साथ साथ यह भी समझना आवश्यक है कि जनन एक ऐसी प्रक्रिया है, रिप्रोडक्शन, जिसके द्वारा जीव अपनी जनसंख्या में वृद्धि करते हैं। जीवों के जन्म दर और मृत्यु दर का अंतर जनसंख्या के आकार को निश्चित करता है। मानव जनसंख्या का विशाल आकार विश्व स्तर पर सभी के लिए चिंतन का विषय है, क्योंकि इसके कारण प्रत्येक व्यक्ति के जीवन स्तर में सुधार लाने का जो लक्ष्य है उसको अचीव करना थोड़ा मुश्किल हो गया है। अतः सभी के द्वारा उत्तरदायित्वपूर्ण सामाजिक व्यवहार करना एक अनिवार्य आवश्यकता है, और यह भी आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जनन स्वास्थ्य के प्रति सजग हो, अंधविश्वास, मिथकों और गलत धारणाओं से बचने के लिए विशेषज्ञ की सलाह और सहायता ले। तो इस तरह आपका अध्याय 14 खत्म होता है। पूरे अध्याय में हमने लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन के बारे में पढ़ा, कोशिका वृद्धि के बारे में पढ़े, मनुष्य में वृद्धि और परिवर्तन और रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा गया है। धन्यवाद।